नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टीएमए पर, जो कि एक डेडिकेटेड और एक डिवोटेड प्लेटफॉर्म है सेकेंड ग्रेड के कंटेंट की। जो भी इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड करानी है उनको लेकर हम बीते 6-7 दिनों से रेगुलर रहे हैं और कई सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने बहुत अच्छे से बात करी है। स्टूडेंट्स का काफ़ी एडमिरेशन भी मिला है उन सारे और जिस अप्रोच से हम चले हैं, और बच्चों ने सराहा भी है। और कई बार मुझे निजी तौर पर भी कुछ बच्चों ने संपर्क करके ये बात बताई है कि सर, ये जो क्लासेस आपकी आ रही हैं दे आर वेरी फ्रूटफुल फॉर अस, और अंतिम समय के अंदर रिवीजन के लिए इससे बेहतर क्लासेस नहीं हो सकती। तो 1-2 मिनट शुरुआत में भूमिका के ले लेता हूं मैं, इसके बाद हम सीधा आएंगे टॉपिक के ऊपर। अभी हम जिस सीरीज के ऊपर बात कर रहे हैं वो सीरीज चल रही है ग्रेड 2 आरपीएससी का एग्जामिनेशन है, उसके अंदर लिटरेचर का पोर्शन जो दे रखा है, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं आपके। हमने शुरुआत की थी जहां पर फिगर्स एंड फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर से, इसके बाद हम लोगों ने इंडियन राइटर्स के ऊपर बात करी थी। And right now we are talking about the literary periods which are prescribed in your syllabus. And up to now we have covered Renaissance, Jacobean and third one was the metaphysical. हम इन तीन के ऊपर बात कर चुके हैं और आज जो हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है इस कड़ी के अंदर पीरियड्स के कंटेंट के अंदर, उसमें हम बात करने वाले न्यू क्लासिकल एज के बारे में, उसी चिर प्रचलित तरीके से जो हमारा एमसीक्यूज के थ्रू हम कैसे मैक्सिमम कंटेंट जो है वो ले पाए, उसी अप्रोच को हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और साथ ही में कुछ नए स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो उन्हें भी मैं बता देता हूँ, टीएमए जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही लिया गया इनोवेशन है, जिसके अंदर हम लोग एमसीक्यू की सहायता से आपके एग्जाम के लिए एंड स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में या फिर किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इंग्लिश आने वाला है, उन स्टूडेंट्स को निश्चित तौर पर ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर इंग्लिश को कुछ इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा कि आपको लगेगा कि एक मजाक सा बन जाएगा इंग्लिश आपके लिए, इतना इजी तरीके से आप उसको कर पाएंगे। आई मीन कि वो फनी हो जाएगा थोड़ा सा। हम क्योंकि कंटेंट के ऊपर बात करेंगे, वो कंटेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो जो आपको पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट के अंदर एक इननेट इंटरेस्ट है तो फिर वो डेप्थ में जा सकता है उस नॉलेज के लिए, वो बात हो रही है, लेकिन हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की। न्यू क्लासिकल एज की बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के जो क्वेश्चन है आपके लिए। न्यू क्लासिकल एज के अंदर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये सारी बातें प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ही बता रखा हूं मैं, और आज फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी आपका लिटरेरी पीरियड्स दे रखा है तो उसके बारे में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती हैं। जो रेंज है एग्जाम का उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। कोई लिटरेरी पीरियड दे रखा है तो उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके का लिटरेचर उस पर्टिकुलर एज के अंदर लिखा गया, पहली बात ये। दूसरी बात हम बात करेंगे, अगर उस पर्टिकुलर लिटरेरी पीरियड के अंदर कोई इंपॉर्टेंट राइटर है जो उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स है, उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ऑथर्स इस पर्टिकुलर एरा से बिलोंग करते हैं। एंड थर्ड वन विल टॉक अबाउट इफ एनी इंपॉर्टेंट वर्क इज देयर ऑफ एनी राइटर, तो फिर हम उसके बारे में बात करें। किसी राइटर का अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्क है जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स रहेंगे जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। पहले शुरुआत में मैं कुछ चीजें आपके सामने क्लियर कर लेता हूँ, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी को थोड़ा कंटिन्यू हम किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी बात करी है कि हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले कवर कर लिया है रेनेसां लिटरेरी पीरियड्स के अंदर, ठीक है। सेकेंड हमने कवर किया था जैकोबियन एज। जैकोबियन एज जो है हम उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद थर्ड हमने बात करा था मेटाफिजिकल, जो मेटाफिजिकल मूवमेंट है आपका, उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी। बेसिकली ये दोनों जो हैं वो आपके रेनेसां के ही पार्ट माने जाते हैं। इसके बाद आज जो हमारा लेक्चर शुरू होने वाला है वो रेनेसां से बहुत ज्यादा हटकर है। ये जो लेक्चर है वो न्यू क्लासिकल एज पर रहेगा, जो तकरीबन 1650 के बाद उसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन के थ्रू ही मैं इसके एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके सामने दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए कि आप इसका आंसर निकाल सके। मैं समय दे दूंगा आपको निश्चित तौर पर ही पूरा इसको पढ़ने के लिए, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, ये जो स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन होंगे हमारे, पहले ये बात बता देता हूं मैं आपको कि उन क्वेश्चंस के अंदर हम लोग उसके क्लासिफिकेशंस जो हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम राइटर्स के ऊपर आएंगे, इसके बाद हम रचनाओं के ऊपर आएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन के अंदर ये पूरा न्यू क्लासिकल एज हम वाइंड अप करने का कोशिश करेंगे।
तो पहला ऑप्शन यहाँ पे, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट न्यू क्लासिकल एज। इसको अंडरलाइन कर ले क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन हम देखते हैं, द वर्ड न्यू क्लासिकल is merged with two word neo and classical. Classical implies Roman and Greek literature। ठीक बात है। यहां पर ये जो पहला स्टेटमेंट हमको दे रखा है, इसमें ये बता रहा है कि जो न्यू क्लासिकल एज जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें पहला तो है न्यू और दूसरा है क्लासिकल। इन दो शब्दों से मिलकर न्यू क्लासिकल शब्द बना है। अब इसमें न्यू का अर्थ होता है नया, न्यू, और साथ में क्लासिकल का मतलब ये सीधा इंडिकेट कर रहा है जो रोमन और ग्रीक लिटरेचर था पुराने समय का, रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर था, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो अब इसमें नए तरीके से हम कैसे, जो रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर लिखा गया था उसको एक नए तरीके से लिखा जाना, डिवाइस नहीं किया गया था उस लिटरेचर को, मतलब उसका कोई आविष्कार नहीं हुआ था, वो पहले से ही चल रहा था, लेकिन थोड़े मेथड्स बदल के, कुछ नया इनोवेशन करके, जो रोमन एंड ग्रीक लिटरेचर पुराने समय में जो लिखा था, जो क्लासिकल लिटरेचर था, उसको नए तरीके से कैसे लिखा जाए, और उन्हीं जो फंडामेंटल्स हैं वो हमारे क्लासिकल लिटरेचर के रहे, ये सारी बातें। तो न्यू क्लासिकल एज बेसिकली जो है वो इसी थीम के ऊपर आधारित था। फिर हम बात करते हैं, इट वॉज एन एरा ऑफ इनलाइटनमेंट। ये एक इनलाइटनमेंट का एरा था, ठीक बात है, बिल्कुल। यहां पे देखते हैं, इसके बाद रीजन तार्किकता जो है वो भी यहां पर थी। रीजन पॉपुलर जो वर्क्स है, मतलब उसमें कौन कौन से पॉपुलर टाइप के वर्क्स थे उनकी बात करें तो सैटायर लिखे जाते थे, एसीज लिखे जाते थे, पैरोडीज लिखी जाती थी, लेटर्स लिखे जाते थे। ये मेजर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर थे इस पर्टिकुलर एरा के अंदर, तो ये बात भी ठीक है। इसमें सैटायर लिखे गए थे, एसेज लिखे गए थे। ये जो शब्द आपके लिए नए हैं, सैटायर क्या है, तो इन सारी चीजों के बारे में हमने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के अंदर बात कर रखी है, आप वहां जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं, अच्छे से ये समझ आ जाएगा आपको। एसेज, पैरोडी, लेटर्स, ये सारे मेजर फॉर्म्स थे, तो ठीक बात है, ये मेजर फॉर्म्स थे, तो ये भी सही है। पीपल वर इंटरेस्टेड इन बीइंग जेन्युइन, नॉट इन द अपीयरेंसेस। इसको थोड़ा हम देखेंगे, पहले हम फोर्थ ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं। Having good manners and doing the right things to the public was essential। ये ठीक बात है, ये इस एक लाइन से ही मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं पुरानी स्लाइड के ऊपर आता हूँ जहां पर मैं थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से क्लैरिफाई आपके सामने करने की कोशिश करता हूँ। देखना, ये जब भी अगर मुझसे कोई भी पूछता है तो मैं इन दोनों पीरियड्स को कैसे समझाता हूँ। जैसे एक तरफ तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रोमांटिक पीरियड, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं रोमांटिक पीरियड। एक मिनट, थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। यहां लिखा गया है रोमांटिक पीरियड, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं न्यू क्लासिकल लिटरेचर। एक तरफ लिखा गया आपके लिए न्यू क्लासिकल लिटरेचर। ये दोनों लिटरेचर है, इन दोनों को समझना थोड़ा सा, इसको मैं कैसे समझाता हूं और आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। आप ये मान के चलें, ये जो न्यू क्लासिकल लिटरेचर है, इसको आप मान के चलें कि एक स्ट्रिक्ट फादर है। क्या है? एक स्ट्रिक्ट फादर जो है वो यहां पे देखते हैं हम, ठीक है, इसका स्ट्रिक्ट की स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेना, और यहां पर उसका चाइल्ड है, ठीक है, उसका बच्चा है। इन दोनों कंटेंट को, इसकी जो आत्मा है वो क्या कहती है वो समझना। चाइल्ड, बच्चा, देखना जैसे क्या होता है ना भाई, एक स्ट्रिक्ट फादर होगा, मतलब एक बहुत ज्यादा तरीकों को और डिसिप्लिन जो है उसको बहुत ज्यादा पसंद होता है, इस तरीके का फादर होगा। तो वो अपना बच्चा जो है, जैसे एक छोटा बच्चा है और एक पिताजी है, उन दोनों के बिहेवियर के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं। जैसे देखना, ये जो है वो पसंद करते हैं डिसिप्लिन। क्या पसंद करते हैं? डिसिप्लिन अच्छे होने चाहिए, यहां पे मैनर्स अच्छे होने चाहिए, इसके बाद एक्यूरेसी होनी चाहिए किसी काम को करने के अंदर, इसके बाद कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए, कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए। ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे न्यू क्लासिकल एज के अंदर है। और हमारी जो अपीयरेंस है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब बाहर हम कभी भी जाए तो उस समय हम अच्छे दिखें।
ये अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद जो बच्चा है वो क्या करेगा सर, बच्चा हमेशा जीता है इमेजिनेशन के अंदर, ठीक है। बच्चे को क्या पसंद है, कल्पनाओं में जीना बच्चा पसंद करता है, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये फ्रीडम चाहता है, क्या चाहता है, फ्रीडम चाहता है। ये चाहता है कंट्री साइड में जाके थोड़ा खेले, ठीक है। ये चाहता है थोड़ा सा अफेक्शन चाहता है, ठीक है। ये थोड़ा डेलिब्रेट है, मतलब अपनी इच्छा से वो काम करना पसंद करता है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं थोड़ा रीजन से, मतलब तार्किकता बहुत ज्यादा होती है यहां पर न्यू क्लासिकल एज के अंदर। तो ये जो बच्चे वाले सारे गुण आपको नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे आप देख सकते हो कि रोमांटिक एरा के गुण हम देखते हैं। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने रोमांटिसिज्म नहीं पढ़ा, जो मूवमेंट के अंदर दे रखा है, एक पूरा हमने मैराथन ले रखी है, 1.5-2 घंटे की क्लास है जिसमें सारे मूवमेंट्स को आपके हमने एक ही लेक्चर के अंदर कवर किया। वहां जाके आप इसके और भी फीचर्स को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ। और यहाँ पर क्या है, डिसिप्लिन के साथ लिखा जाए, मैनर्स हो, कुछ एक्यूरेसी हो, रेगुलेशंस हो, अपीयरेंसेस अच्छी हो वहां की, और रीजंस जो है, तार्किकता जो है उसका इस्तेमाल किया। यहाँ कारण नहीं है, इसको आप तार्किकता से समझे, ठीक है। इसको आप समझे तार्किकता से। ये सारी बातें हमारे सामने न्यू क्लासिकल एज के बारे में आ जाती हैं, कुछ मोटी मोटी चीजें। अब देखना, जो हमारा अंतिम लेक्चर था वहां पर क्या था सर, ये चाहते हैं हम जेन्युइन बने, मतलब जैसे हैं हम वैसे ही दिखाई दे, ठीक है, और उसी तरीके का काम हम करें। लेकिन पिताजी क्या चाहेंगे सर, हमारी अपीयरेंसेस अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अपीयरेंसेस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। देखना, ध्यान रखना, एग्जामिनर तुम्हारे साथ एक ही गेम करेगा। यहां पर इस पर्टिकुलर एज के अगर क्वेश्चन बनाता है तो ये लैंग्वेज पे थोड़ा सा ऐसी कोई चीज डाल देगा जहां पर आप कितना भी पढ़ के जाए, आप राइटर्स की 10-10 रचना याद करके चले जाए, लेकिन वो फीचर्स के अंदर भी आपको उलझा सकता है। उसका रीजन ये है कि इसके फीचर्स को बहुत अच्छे से, जैसे आपने ये बेसिक चीजें अभी समझ ली है ना, तो फिर आपके सामने दिक्कत नहीं आएगी। भाई न्यू क्लासिकल एज मोटा मोटा किस तरीके का होगा, वो हमारे दिमाग में एक फ्रेम जो है वो बन जाती है जब हम इन चीजों को देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम इस ऑप्शन में देखते हैं, इन्होंने बोला पीपल वर इंटरेस्टेड इन बीइंग जेन्युइन नॉट इन द अपीयरेंसेस। ऐसा नहीं था, यहाँ पे जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड थे अपीयरेंस के अंदर, जेन्युइन जो है वो होना उतना पसंद नहीं करते थे, अपनी ओरिजिनलिटी को दिखाना पसंद नहीं करते थे। कैसे भी हो, आपको दिखना अच्छा, बाहर अच्छे नजर आना है, ठीक है, और एक अच्छे अच्छे बीट का इस्तेमाल करना है, अच्छे रीजंस का इस्तेमाल करना है, जिससे आप एक जो हमारा जो सोशल परफॉर्मेंस है वो थोड़ा अच्छा हो सके। ये सारी बातें जो है वो न्यू क्लासिकल एज के अंदर हम लोग देखते आए हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पर बात होती अपीयरेंस की, ठीक है, इसको आप थोड़ा समझ लें। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्या कहना चाह रहा है, न्यू क्लासिकल एज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स व्हिच इंक्लूड। सबसे पहला न्यू क्लासिकल एज के बारे में, इसका थोड़ा फ्रेम में आपको बता देता हूं किस तरीके से रहा है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, डिवीजन इसका हम करते हैं न्यू क्लासिकल एज को। इसका डिवीजन जो है वो 3 पार्ट्स में किया गया। सबसे पहला एज हमारे सामने है रिस्टोरेशन एज, ठीक है। सेकेंड एज जो है वो है एज ऑफ पोप, एज ऑफ पोप, और इसी को हम बोलते हैं ऑगस्टन एज। और थर्ड जो है वो है हमारे पास एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है। इसके बाद ये जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है इसी को हम बोलते हैं एज ऑफ जॉनसन। क्या बोलते हैं, एज ऑफ जॉनसन बोलते हैं। और ये जो रेस्टोरेशन वाला है उसी को हम बोलते हैं एज ऑफ ड्राइडन। क्या बोलते हैं, एज ऑफ ड्राइडन। और इन तीनों का जो टाइम फ्रेम है वो आपको यहां पे दे रखा है। सबसे पहला पीरियड था रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि जब ऐसा हो गया था कि राजा को अपनी गद्दी से हटा लिया गया था, राजा को वापस इंग्लैंड की गद्दी पर बैठाया गया था 1660 में। किंग वॉज अगेन रिस्टोर्ड टू द थ्रोन, फिर से वो उसका राज शुरू हो गया था। इस वजह से इसको कहा जाता है भाई राजशाही जो है, इट वॉज अ शॉर्ट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की। मोनार्की का अर्थ होता है राजशाही, राजशाही को फिर से इंग्लैंड के अंदर स्थापित कर दिया गया था। इस वजह से इसका नाम है रिस्टोरेशन पीरियड, ठीक है, समझना इस बात को। ऑगस्टन एज जो है वो है यहाँ पे एक ही एन है, 1700 से 1750, ठीक है, तकरीबन जो अर्ली हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी है उसी को हम बोलते हैं ऑगस्टन एज।
और इसी को हम बोलते हैं एज ऑफ होप भी बोलते हैं, और इसी को हम एक नाम और से भी जानते हैं जिसका नाम है द एज ऑफ गुड सेंस, ठीक है। और फिर थर्ड है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जो 1750 से 98 तक चला है, जिसको हम एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। तो ये बात भी ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए इसका जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो न्यू क्लासिकल एज है ये आप देखते हो 1660 से 1798, ठीक है। और 1798 से फिर हमारा रोमांटिक एज जो है वो शुरू हो जाता है। ये सारी बातें आपके सामने हैं, ठीक है। और लिटरेचर के अंदर इस एज का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमारे एक मैथ्यू अर्नोल्ड राइटर हुए हैं, उन्होंने बोला है कि द एक्सीलेंट एंड इनडिस्पेंसेबल आर एक्सीलेंट एंड इनडिस्पेंसेबल 18th सेंचुरी। इनडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जिसको आप अलग नहीं कर सकते, जो बहुत इसेंशियल है लिटरेचर के अंदर। और कुछ राइटर्स इसको मानते हैं कि ये गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर था इंग्लिश के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एज है, क्योंकि बड़े बड़े राइटर्स यहाँ पे आए। जैसा हम देखते हैं एक सबसे बड़ा इनोवेशन हुआ था यहाँ पर इस एज के अंदर, जो नॉवेल्स का जॉनरा है वो पहले कभी नहीं आया था। यहाँ पर ऑगस्टन एज जो है उसके अंदर ही हम देखते हैं कि नॉवेल्स जो है वो भी राइज होनी शुरू हुई थी। फिर हम जो 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल्स हैं उनके बारे में भी देखेंगे। रिचर्डसन का नाम आता है, स्टर्न का नाम आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक हेनरी फील्डिंग का नाम आप यहाँ पे सुनेंगे। टोबियस स्मॉलेट जो है उनका नाम आप सुनेंगे। तो ये बड़े बड़े नाम जो है वो इस पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये पीरियड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट रिस्टोरेशन एज, ठीक है। देखते हैं हम क्या दे रखा है यहाँ पे। जेम्स सेकंड, ठीक है, जेम्स सेकंड जो है वो वापस थ्रोन पे आ गया था। तो हमने अभी बात करी, ये बात बिल्कुल ठीक है। रिस्टोरेशन एज के अंदर ही ये घटना हुई थी। रिस्टोरेशन एज जैसे ही मैं बोल रहा हूं तो आपके मन में ये इमेज क्लियर हो जानी चाहिए। 1660 से 1700 की बात कर रहे हैं हम, जो एज ऑफ ड्राइडन है उसकी बात कर रहे हैं हम। द थिएटर्स क्लोज डाउन बाय द प्यूरिटन्स और ओपनड अगेन, ठीक बात है, क्योंकि प्यूरिटन्स ने, जो सुधारवादी लोग थे जिसमें जॉन मिल्टन का भी नाम हम सुनते हैं, उन लोगों ने थिएटर्स को बंद करवा दिया था जहां पे प्लेस परफॉर्म किए जाते थे। ये जो तकरीबन 1642 में ये थिएटर्स जो है वो बंद हो गए थे। फिर जेम्स टू वापस आए, उन्होंने वापस क्या किया, इन थिएटर्स को ओपन करवाया। तो रिस्टोरेशन एज के अंदर ही थिएटर्स जो है वो वापस ओपन हुए थे। फिर हम बात करते हैं जॉन ड्राइडन, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पोएट्स, एस्टेब्लिश्ड हीरोइक कपलेट। He developed a new prose style that was suited to the practical need of the age। देखो जॉन ड्राइडन जो है उन्होंने हीरोइक कपलेट को इस्तेमाल करना वापस शुरू करा। ध्यान रखना, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हु इन्वेंटेड द हीरोइक कपलेट, तो वहां पे जॉन ड्राइडन का नाम नहीं आएगा। उसका रीजन है जो हीरोइक कपलेट है इनसे कहीं पहले जो चौसर हैं वो इस तरीके की रचनाओं, अपनी रचनाओं के अंदर हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल कर चुके थे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर ये हीरोइक कपलेट होता क्या है, तो मैं उनको बता दूं जो हीरोइक कपलेट है बेसिकली आपका 2 लाइन्स स्टेंजा जो होता है हमारा, 2 लाइन्स स्टेंजा होता है, और वो भी आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखा जाता है। आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर जो लिखा जाता है उसी को हम बोलते हैं हीरोइक कपलेट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ये। तो हीरोइक कपलेट जॉन ड्राइडन ने बहुत ज्यादा पॉपुलर किया था, ये बात ठीक है न्यू क्लासिकल एज के अंदर, लेकिन इसको डिवाइस इन्होंने नहीं किया था, इसका इन्वेंशन जो है वो इन्होंने नहीं किया था। फिर है ही डेवलप्ड, ठीक है, ये हो गया हमारा जॉन ड्राइडन्स टेक्स्ट। इनका ये टेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार बात कर चुके हैं हम इन 5-6 क्लासेस के अंदर भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अब तो आपको याद भी हो गई थी, ये हो गई होगी एज फार एज आई नो। अब्सलम एंड अकीटोफेल टॉक्स अबाउट रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमको यहाँ पर नजर आता है। देखना यहाँ पे रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से हुआ था। जो जेम्स टू जब उनका रिस्टोर हुआ था, वापस वो अपने राज पर आए थे, तो वहां पर वो चाह रहे थे कि कैथोलिक चर्च जो है उसको वापस एस्टेब्लिश किया जाए, और जो उनकी प्रजा थी वो नहीं चाहती थी कि वो वापस ऐसा हो। तो एक तरीके से बोल सकते हो आपकी जो सब्जेक्ट एंड किंग है, जो प्रजा है और जो राजा है, उनके बीच में भी थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट की स्थिति आ गई थी। और उन्हीं सारी कन्फ्लिक्ट की स्थितियों को ड्राइडन ने बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है अपनी इस रचना के अंदर, एब्सलम एंड अकीटोफेल के अंदर।
देयर वॉज ए स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चार्ल्स सेकेंड एंड कंट्री विच ब्रॉट अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला था ये एक तरीके की क्रांति ही थी, लेकिन इसमें किसी तरीके का खून खराबा नहीं हुआ था, इसलिए ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहलाती है जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला था। एज चार्ल्स सेकेंड वांटेड टू एस्टेब्लिश कैथोलिसिज्म, देखो ये सारी बातें मैं कर चुका हूं। तो ये चारों स्टेटमेंट हैं आपके, इसमें ये 5 स्टेटमेंट जो भी दे रखे हैं वो सारे के सारे ठीक हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए बी सी डी एंड ई। आप समय ले सकते हैं थोड़ा, एक बार इसको अच्छे से पढ़ ले। ध्यान रखना ये वो सारे पॉइंट्स है जहां पर एग्जामिनर की नजर जा सकती है और जहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से हम थोड़ा सा, फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज की मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूं 1700 से लगा के 1750 तक, इस पर्टिकुलर एरा की बात कर रहा हूं मैं। मेजर राइटर्स ऑफ दिस एज आर पॉप एंड ड्राइडन। देखो हमने बोला अभी की रिस्टोरेशन एज जो है वो उसको एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ड्राइडन ने रिस्टोरेशन एज के अंदर ही लिखा। उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जब वो ऑगस्टिन एज के अंदर एंट्री कर चुके थे, इसके बाद भी उनके वर्क्स पब्लिश हुए थे। इसलिए जिस तरीके से जैकोबियन और रेनेसा, ये जो हमारा जैकोबियन एज से पहले जो एलिजाबेथन एज चला था, हमने उसके अंदर देखा था कि शेक्सपियर ने अपने कुछ वर्क एलिजाबेथन एज के अंदर भी लिखे, फिर उन्होंने जैकोबियन एज के अंदर भी लिखा। तो उसी तरीके से ड्राइडन ने कुछ वर्क रेस्टोरेशन एज के अंदर भी लिखे और कुछ वर्क जो है वो हमारे ऑगस्टन एज के अंदर भी लिखे। तो बिल्कुल ठीक बात है ये। मेजर राइटर्स ऑफ दिस एज आर पोप एंड ड्राइडन, ये दोनों इंपॉर्टेंट राइटर है, तो ठीक बात है। ऑन दी अदर हैंड जोनाथन स्विफ्ट, फादर ऑफ इंग्लिश सटायर इनको कहा जाता है, ठीक है। ये जोनाथन स्विफ्ट वाज फेमस फॉर हिज प्रोज वर्क्स, तो ये प्रोज वर्क्स के लिए फेमस थे। ये दोनों ही स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट जो है इन दो के बारे में वो ठीक दे रखा है। दिस एज इज ऑल्सो नॉन एज क्लासिकल एज, इसको क्लासिकल एज भी कहा जाता है। रीजन ये है इन लोगों ने एक इमिटेशन किया था। इमिटेशन किससे किया था? जो ऑगस्टन एज है वो नाम कैसे आता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये ऑगस्टन जो है वो एक राजा हुआ करते थे रोम के अंदर। ही वॉज अ किंग ऑफ, ये किंग थे कहां के? रोम के। जिनके समय में हम नाम सुनते हैं, वर्जिल और होमर का नाम हम सुनते हैं, ये सारे इन्हीं के समय में हुए थे, ऑगस्टन के समय के अंदर। तो मतलब वो बड़ा एक बहुत प्रसिद्ध लिटरेचर उस समय में लिखा गया था। तो इन लोगों ने सोचा कि जो ऑगस्टन की एज में जिस तरीके का लिटरेचर लिखा गया था, जो क्लासिकल राइटर्स ने जिस तरीके का लिटरेचर लिखा, उसी को थोड़ा अच्छे तरीके से और हम हमारी ओर से लिखने की कोशिश करें, पर ये इसमें कामयाब नहीं हुए थे। इसलिए इसको हम कभी कभार एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्यूडो क्लासिसिज्म, ठीक है। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। स्यूडो का अर्थ होता है नकली, ठीक है। इस नाम से भी कभी कभार इसको जाना जाता है। तो ये सारी बात है। दिस एज इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल एज मार्क्ड बाय प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक बात है। ये जो एज 1700 से 1750 की एज है, उसी के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो यूरोप के अंदर हुई थी उसके बीज पड़ चुके थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, तो ये बात ठीक है। देखना ये आप थोड़ा सा इसको समझे। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो उसकी बेसिकली उसकी शुरुआत जो है वो इस समय से होनी शुरू हो गई थी। और जो रोमांटिक लिटरेचर है वो प्रभावित था फ्रेंच लिटरेचर से, और स्पेशली वर्ड्सवर्थ के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव हम उसका देखते हैं। इट इज ऑल्सो रिमार्केबल फॉर द राइज ऑफ पीरियोडिकल प्रेस। पीरियोडिकल प्रेस जो है मतलब जहां पर कुछ पीरियोडिकली रचनाएं आती थी, जैसे मैगजीन्स, जर्नल्स वगैरह थे, तो ये उनकी शुरुआत हो गई थी। एंड द नॉवेल्स एंड मार्क ऑफ ए डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ऐसे जो है उनका भी अच्छा डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हो गया था। तो ये भी मुझे ठीक लग रहा है। नेक्स्ट, द मेन सोशल क्लासेस वर मर्चेंट्स, लैंड ओनर्स, मैन्युफैक्चरर, ये सारे हैं। फिर हम देखते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट भी इस समय में काफी ज्यादा हुआ था महिलाओं के साथ। जो एब्डक्शन जो है ऑफ विमेन वो भी हम देखते हैं, और फोर्स्ड मैरिजेस भी हुए थे, जबरदस्ती की शादियां भी हुई थी। ये सारी इनमें इस पर्टिकुलर एज के अंदर हुई थी। तो ये सारे ऑल आर करेक्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ये जो लिटरेचर है न्यू क्लासिकल एज जो है, इसको हम बोलते हैं अर्बन लिटरेचर। कौन सा लिटरेचर बोलते हैं? अर्बन लिटरेचर। अर्बन का मतलब होता है जो शहरी इलाकों में रह के उनकी थीम को पोर्ट्रे किया गया था।
जैसे हम देखते हैं कि एक कल्चर हुआ करता था, जैसे आफ्टरनून टी का कल्चर है। आज हमारे इंडिया में भी कई बार हम देखते हैं कि जो गाँवों के अंदर और स्पेशली सिटीज़ के अंदर भी जो आफ्टरनून का समय होता है, फिर वहाँ पे चाय पीने का एक वो बन जाता है कि चलो अब चाय हो जाए एक, ठीक है। ये बेसिकली कल्चर इन यूरोप का कल्चर है क्या, जो हमारे इंडिया के अंदर फिर इनके साथ ही आया है। तो ये जो आफ्टरनून टी होती थी, तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग जो हैं, जैसे ये मर्चेंट्स वगैरह ये सारे मिलते थे। फिर वहाँ के जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, सोशो इकोनॉमिक सिचुएशंस है, उन सारे सिचुएशन के बारे में ये लोग बात करते थे। तो वैसे थॉट्स जो हैं वो वहाँ से पनपना शुरू हुए थे। फिर इसके बाद उन्हीं सारी चीज़ों को बना के और इन्होंने लिखना शुरू किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर समय कम है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बात नहीं कर सकता हूँ। कंसिडर द गिवन फैक्ट्स अबाउट द एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड द आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। यहाँ पे निकालना है हमको इनकरेक्ट। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इसको मैं थोड़ा समझा दूँ आपको। ये जो सेंसिबिलिटी मैं बोल रहा हूँ, तो इसका अर्थ है मैं बात कर रहा हूँ 1750 से लगा के 98 की, ठीक है। इसके अंदर जो प्री रोमांटिक्स राइटर हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। ये जो एज है उसको हम बोलते हैं द एज ऑफ जॉनसन, ठीक है। इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ यहीं पे क्लास के अंदर आपको ये सारी चीजें याद हो जाए। एज ऑफ जॉनसन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या था, इट इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ ड्राइडन। देखिए ये जो स्टेटमेंट है यही गलत हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज नोन एज द एज ऑफ जॉनसन, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। रिचर्ड शेरिडन, बिल्कुल ठीक बात है, लव पोएट भी कहा जाता है इन्हें। एंड ओलिवर गोल्ड स्मिथ आर मेजर राइटर्स ऑफ दिस एज। ओलिवर गोल्ड स्मिथ, तो इनका नाम हम आगे प्री रोमांटिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। आर मेजर राइटर्स ऑफ दिस एज, तो ये बात ठीक है। शेरिडन वॉज ए लव पोएट, आ गया पॉइंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क ऑफ दिस एज टॉक अबाउट ह्यूमन फीलिंग्स। ये मानवीय भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा ये आना शुरू हो गए थे। क्लासिसिज्म भी था और रोमांटिक रिवाइवल भी था। एक बार फिर से जो एलिजाबेथन स्पिरिट जो हमारी चल रही थी, नेचर की बातें होने लगी थी क्या, वो सारी हम यहाँ पे थोड़ी सी देखते हैं कि, और इसलिए प्री रोमांटिक्स की भी बात आती है। तो ऑल ऑफ दी अबव तो नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट, ये वाला है। तो फिर हम इसको टिक करेंगे कि ये हमारा आंसर होगा, ये जो है वो इनकरेक्ट है। बाकी ये तीनों बातें जो हैं वो ठीक लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी बातें न्यू क्लासिकल एज के फीचर्स को हम पढ़ रहे हैं अभी। इसके बाद हमने अलग अलग फीचर्स की भी बात कर ली है कि भाई जॉनसन की जो एज ऑफ जॉनसन है उसमें क्या हुआ था, ड्राइडन की एज की क्या बातें हैं मुख्यतः, फिर पोप के बारे में क्या बातें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप के बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट हमको निकालने हैं। देखिए अलेक्जेंडर पोप के ऊपर अगर बात करनी हो तो बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। क्या 4.5 फुट का ही आदमी थे अगर आप देखें तो, मतलब उनका फिजिकल अपीयरेंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे एक आइसोलेशन आ गया था उनके जीवन के शुरुआती दौर के अंदर ही, लोगों के साथ उतना सहज महसूस नहीं करते थे। फिर तभी से उन्होंने वापस इन चीज़ों को लिखना शुरू किया, अलग अलग लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया इन्होंने, और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अलेक्जेंडर पोप की कभी मौका मिले तो बायोग्राफी जरूर पढ़ना, बहुत शानदार उनका जीवन रहा है, ठीक है। मतलब इतनी सारी बीमारियां होने के बाद बचपन के अंदर स्पाइन की इंजरीज उनको एक बहुत बुरे तरीके से हो गई थी, कभी कभार खड़े रहने में भी दिक्कतें आती थी। इसके बाद आज एक इतना बड़ा नाम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आखिर ये कैसे बना, उसके पीछे क्या ऐसे बैकग्राउंड्स रहे, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं अलेक्जेंडर पोप के बारे में देखना। हिज कपलेट्स आर नॉट वेल पॉलिश्ड, रिफाइंड एंड करेक्ट। हिज लाइन्स आर एपिग्रामेटिक एंड इजीली मेमोरेबल। भाई यहाँ पे आप सीख लग ये जो लिखा है वो ठीक है, उनकी लाइन जो है वो एपिग्रामेटिक है, मतलब अपने आप में एक एपिग्राम है, और इजीली मेमोरेबल। भाई आपने सुना ही तो होगा, टू अर्न इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, ये आपने सुना होगा। इसके बाद होगा कि द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, हमने ये भी सुना है। ये सारे जो है मतलब बेसिकली इन्होंने, जैसे इसके बाद एक और लाइन आपने सुनी होगी, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। एपिग्राम का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रचना के अंदर ऐसी कोई बात लिखी गई हो जो आपके दैनिक बोलचाल के अंदर उसको आप बहुत इजीली एज अ प्रोवर्ब यूज कर सको, तो वो हो जाता है एपिग्रामेटिक हो जाता है। तो जो भी अलेक्जेंडर पोप के वर्क्स हैं उनके अंदर हम वो चीज देखते हैं, बहुत उन्होंने कोलोक्वियल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है और आसान सी भाषा में चीजें उन्होंने अच्छे तरीके से बताई हैं, जिनको आज भी लोग अपनी आम भाषा के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन्होंने बोला है कि नॉट वेल पॉलिश्ड, तो ये बात गलत है, इसको ध्यान रखना। ये बात जो है वो गलत है, नॉट नहीं है, ये वेल पॉलिश्ड था उनका बिल्कुल। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉट। ये नॉट नहीं होता तो फिर ठीक होता। स्विफ्ट सैड अबाउट पॉप, देखना ये जोनाथन स्विफ्ट ने उनके बारे में कितनी बड़ी बात बोली है, इसको समझना तो पॉप की जो ग्रेविटी है वो आपको समझ में आएगी।
पोप कैन फिक्स इन वन कपलेट, वन कपलेट के अंदर पोप जो है वो उतना सेंस दे सकते हैं देन आई कुड डू इन 6, जो मैं 6 कपलेट लिखूंगी तब जाके मैं उतना समझा पाऊंगा। ये बोला है स्विफ्ट ने, जोनाथन स्विफ्ट जैसे बड़े राइटर ये बात बता रहे हैं अलेक्जेंडर पोप के बारे में कि जितना कंटेंट और जितना सेंस अलेक्जेंडर पोप सिर्फ 2 लाइंस में दे देते हैं, उतना सेंस देने में मुझे 6 लाइंस की जरूरत पड़ती है। तो ये इतने कमाल के राइटर थे अलेक्जेंडर पोप। हिज, इसके बाद ये ठीक बात है, ये गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट ये गलत है आपका, है ना, नॉट आने की वजह से। इसके बाद उनकी कुछ रचनाएं हैं, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द रेप ऑफ द लोक, ये हमने पढ़ा भी था इसको एपिक में। द डंसियार्ड, ये भी पढ़ा था हमने। द एसे ऑन मैन, ये भी लिखा था हम, ये अच्छे तरीके से हमने पढ़ा था इसको। आर रिटन इन फ्री वर्ड्स, ये गलत बात हो गई सर, ये रचनाएं तो इनकी हैं लेकिन ये सारी रचनाएं जो हैं वो फ्री वर्ड्स में ना लिखी जाके ये लिखी गई हैं हीरोइक कपलेट में, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। तो ये बातें गलत होगी, बाकी ये रचनाएं सारी इनकी है, तो सिर्फ उस एक लाइन की वजह से, इस एक वर्ड की वजह से ये गलत हो जाता है। फिर हम देखते हैं, he translated Iliad and Odyssey and wrote an elegy to the memory of an unfortunate lady, ये बिल्कुल ठीक है, ये एलिजी इन्होंने लिखी थी। इसके बाद उन्होंने इलियाड एंड ओडिसी जो है उसका ट्रांसलेशन भी किया था, तो ये बात ठीक है। यहां पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो करेक्ट कौन कौन से, बी और डी, तो ये बी और डी जो है वो करेक्ट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके जो अलेक्जेंडर पोप के बारे में इतनी जानकारी आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समय देता हूं मैं ताकि ये चीजें आपको यहीं पर याद हो जाए। उनकी रचनाएं स्पेशली आपको नहीं भूलनी है, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, द रेप ऑफ द लोक, द डंसियार्ड, द एसे ऑन मैन, ये सारे के सारे इनके द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रिस्टोरेशन पीरियड, रिस्टोरेशन पीरियड जब भी आता है तो आप मान के चले मैं बात कर रहा हूं 1660 से लगा के 1700 की, ये बात मैं कर रहा हूं रिस्टोरेशन पीरियड से। मेजर पोएट्री राइटर ऑफ दिस एज वाज विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये गलत हो गया सर, इनकरेक्ट पूछा था ना हमको, तो इनकरेक्ट में यही बात आ गई। यहाँ पे जो मेजर पोएट्री राइटर हैं वो ड्राइडन थे सर, रेस्टोरेशन एज के अंदर। वाइशरली, एथरेज, विलियम कॉन्ग्रीव, वैन ब्रग एंड फर्क्यूहर वर सम फेमस ड्रामेटिस्ट, तो ड्रामेटिस्ट कौन कौन थे इनके नाम आप याद रखें रेस्टोरेशन पीरियड में। वाइचरली हैं, एथरेज हैं, कॉन्ग्रीव हैं, वैनब्रग हैं और साथ ही में फर्क्यूहर, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हो जाएंगे। वाइचरली, एथरेज, कॉन्ग्रीव, वैनब्रग एंड फर्क्यूहर, एक बार फिर से बोल लीजिए, वाइचरली, एथरेज, कॉन्ग्रीव, वैनब्रग एंड फर्क्यूहर वर सम इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट, तो ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। ये गलत हो जाता है क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं थे यहाँ पे, वो तो रोमांटिक एज में आते हैं। विलियम टेम्पल, लॉर्ड हैलिफैक्स, बिशप स्प्रेट वर सम फेमस प्रोज राइटर्स, ये प्रोज राइटर्स है, आप बस इनके नाम याद रखें, इनके बारे में कोई रचना आपको याद नहीं रखनी है। विलियम टेम्पल है, लॉर्ड हैलिफैक्स है और बिशप स्प्रेट है। तो ऑल आर करेक्ट तो नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट हमको निकालना था, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर देखना, यहाँ पे देखना इस क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा सा ऐसा नहीं हो कि जहां ऑल करेक्ट दिखा वो सीधा ही आपने कर लिया, जबकि सीधी सी बात यहाँ पे बता रखी है कि वर्ड्सवर्थ थे रिस्टोरेशन एज के अंदर, तो वो नहीं है, हम बेसिकली जानते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है। ऑल आर करेक्ट को देखते ही वहीं पे हमको टूट नहीं पड़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट जॉन ड्राइडन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। जॉन ड्राइडन के बारे में अगर बात आती है तो अच्छा प्रश्न बना सकते हैं आपके लिए। ही वॉज मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट, बिल्कुल ठीक बात है, हीरोइक कपलेट के ऊपर उनकी बहुत अच्छी कमांड थी। देखना न्यू क्लासिकल एज के अंदर लिटरेचर लिखना हर किसी की बस की बात नहीं थी, बहुत अच्छी एक्यूरेसी चाहिए थी, और कुछ सेट नॉर्म्स थे वहां पे। मोस्टली वर्क्स जो है वो हीरोइक कपलेट के अंदर लिखे जाते थे और हर कोई हीरोइक कपलेट के अंदर उतनी अच्छी मास्टरी जो है वो ले नहीं आ पाता था, ये सारी चीज थी। इसलिए हीरोइक कपलेट जो है वो बहुत पॉपुलर उस समय एक तरीका था लिटरेचर को लिखने का, और उसमें ये मास्टर थे। इन्फ्लुएंस्ड बाय अब्राहम काउली, ये बात ठीक है, ये अब्राहम काउली जो है उनसे इन्फ्लुएंस थे। ड्राइडन जो है, ये दोनों अलग अलग फैक्ट है, मैंने इस एक ही क्वेश्चन के अंदर इसको इंक्लूड किया है क्योंकि ध्यान रखना जो ड्राइडन की अर्ली पोएट्री है उसके अंदर हम पाते हैं कि थोड़े से मेटाफिजिकल एज जो चल रहा था। अब्राहम काउली जिसके राइटर थे, हमने उनकी एक रचना भी देखी थी द मिस्ट्रीज,
तो अब्राहम काउली से ये थोड़े से प्रभावित थे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। स्टार्टिंग वर्क के अंदर हम उनके मेटाफिजिक्स को पाते हैं। हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, इनके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं? एब्सोलम एंड एक्विटोफिल, ये तो अब याद भी हो गया होगा आपको, पॉलिटिकल सटायर है, ठीक है। मैक फ्लैक 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें आप लोग, डबल स्टार लगा रहा हूं मैं। इसके बाद रिलीजियो लेसी, ये भी याद रखें। द हिंड एंड द पैंथर, ये हमने पढ़ रखा है पहले ही। द पैलेमन एंड आरसाइट, ठीक है, इसको भी याद रखें। और सॉन्ग्स ऑफ सिजिलिया, इसकी बात भी हम कर चुके। और ऑन अलेक्जेंडर्स फिस्ट, ये सारी चीजें हैं। जो अलेक्जेंडर फिस्ट है ना, इसको जब पढ़ रहे थे सैमुअल जॉनसन, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जिस तरीके का ये लिखा गया था और जिस तरीके का लिटरेचर ड्राइडन ने लिखा है, उन्होंने इनके बारे में एक कोटेशन जो है अपनी ओर से दिया था कि ड्राइडन फाउंड द लिटरेचर ऑफ ब्रिक, ईंट जैसा उनको साहित्य मिला था, एंड लेफ्ट इट ऑफ मार्बल, और इन्होंने इसको मार्बल जैसा छोड़ा है। तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो ड्राइडन का रहा है अकॉर्डिंग टू द सैमुअल जॉनसन, ठीक है, ये बात उन्होंने कही थी। तो निश्चित तौर पर ड्राइडन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोइट रहे हैं। फॉर वर्ड्सवर्थ ड्राइडन वाज इज नॉट अ पोइट, है ना, ये बात ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ ने बोला था, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ये बात बता रहे थे कि मेरे लिए तो भाई ये ड्राइडन जो है वो पोइट है ही नहीं है, तो सैटायरिस्ट है मोस्टली, तो ये बात इन्होंने कही थी, तो ये भी ठीक है। फिर हमने देखा ये भी ठीक है, ये भी ठीक स्टेटमेंट था। इसके बाद हेजलिट कंसिडर्ड हिम सुप्रीम अमंग द आर्टिफिशियल पोएट्स, ये बात भी ठीक है। ये क्या थे? सुप्रीम थे, आर्टिफिशियल पोएट्स जो भी हुए हैं उनके अंदर। अच्छा देखना, आर्टिफिशियल पोएट्स क्या होता है और एक नेचुरल पोएट क्या होता है। बेसिकली पोएट्री का काम होता है अपने मन के अंदर जितने भी इमोशंस आते हैं उन सबको बाहर शब्दों के रूप में लेकर आना, ये होता है पोएट का काम। लेकिन यहाँ की जो पोएट्री थी उसके भी कुछ पैरामीटर्स थे, आप हर कुछ नहीं लिख सकते थे न्यू क्लासिकल एज के अंदर, और ना लोगों के द्वारा पसंद किया जाता था। वहां पर कुछ सटायर होता था, इसके बाद कुछ रीजनिंग होती थी उनकी बातों के अंदर, थोड़ा एक्यूरेसी भी थी, हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल करना था, मतलब ये आर्टिफिशियल पोएट थे, ऐसा किनका मानना था? विलियम हेजलिट का मानना था। तो ये बात ठीक है। ड्राइडन के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, इस स्लाइड को बहुत अच्छे से पढ़े और इसको याद कर लें। चलिए मूव करते हैं हम यहां से थोड़ा सा आगे, 11 नंबर पे आते हैं। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच, इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है ये हमको निकालना है। चलिए देखते हैं। एक लंदन जो एक पोएम है, और द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस ये एक पोएम है। ये दोनों लिखी है सैमुअल जॉनसन ने, बिल्कुल ठीक बात है। सैमुअल जॉनसन की ये दो रचनाएं, इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो थोड़ा सा इनको याद रखें। हुडीब्राज ये जो रचना है वो सैमुअल बटलर की है, तो ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ऑन अलेक्जेंडर्स फिस्ट, जी नहीं, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी, जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने देखा है अलेक्जेंडर फिस्ट जो है वो किसकी रचना है? ड्राइडन की रचना है, और यहाँ पे लिखा है पोप की रचना, तो ये गलत हो जाएगा। ये पोप की ना होके ये जो रचना है वो है ड्राइडन की, ठीक है। सेंट सिजिलियास डेज ये जॉन ड्राइडन की, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो अपना इनकरेक्ट हो जाएगा, और हमको इनकरेक्ट निकालना था, तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्री रोमांटिक्स एंड आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग द कोड बिलो। अच्छा ये बता दूं मैं, प्री रोमांटिक्स क्या था। जैसे इतना सारा तार्किकता और इतना सारा एक्यूरेसी और इन सारे पैरामीटर्स पे लिख लिख के राइटर्स भी बोर हो गए थे। अब कितना मतलब एक आर्टिफिशियलिटी अपने अंदर लाए। फिर 1705 के बाद जो जॉनसन की एज के बाद एक दौर शुरू होता है, जहां पर फिर से लोग जो हैं वो रोमांटिक स्पिरिट उनके अंदर जागनी शुरू होती है। देखो रोमांटिक लिटरेचर की शुरुआत हम बेसिकली मानते हैं 1798 से, जब लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ एंड कोलेरिज ने पब्लिश करवाया था, तब से हम ऑफिशियली मानते हैं कि अब रोमांटिक एरा की शुरुआत हो चुकी है। उससे पहले भी रोमांटिक एरा के बीज पड़ चुके थे। कोई घटना आकस्मिक तौर पे नहीं होती है, उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड चलते आ रहे होते, तब जाके कोई चीज घटित होती है। तो यही बात है, प्री रोमांटिक्स जो है उनकी राइटिंग से ही कहीं ना कहीं पे रोमांटिक लिटरेचर जो है वो अपने प्रॉपर फॉर्म के अंदर आ पाया। इन दो क्वेश्चन से हम जरूर कोशिश करेंगे कि जो प्री रोमांटिक्स है उनके बारे में, उनके राइटर्स, उनकी रचनाएं, इन सारी चीजों को हम थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे।
अब देखना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नेम आ रहे हैं आपके सामने। पहले यहाँ पे हमको देखना है कि पूछा क्या है, हमको इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। यूजिंग द कोड इसमें लिखा है विलियम कॉलिंस, जॉर्ज क्रेबल, ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कूपर, विलियम ब्लैक एंड थॉमस ग्रे आर नोन एज रोमांटिक्स। ये बात आ जाती है सर, इनको हम रोमांटिक्स के तौर पे नहीं जानते हैं, इनको हम जानते हैं प्री रोमांटिक्स के तौर पे। प्री रोमांटिक्स के तौर पे जानते हैं, इस वजह से स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। द बार्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी एंड द एलिजी रिटर्न, ये रिटर्न है, डब्ल्यू इस स्पेलिंग को थोड़ा सही कर लेना, WRITTEN, रिटर्न ऑन अ कंट्री चर्चयार्ड आर सम फेमस वर्क ऑफ विलियम कॉलिंस। ये तो गलत हो गया सर। हम जानते हैं कि ये जो एलिजी रिटर्न ऑन कंट्री चर्चयार्ड, ये तो आप ग्रेजुएशन के अंदर भी इंक्लूड है आपके, तो ये तो आपको निश्चित तौर पर ही पता होगी, जो किसने लिखी है, थॉमस ग्रे ने लिखा है इसको। तो ये बात हो जाएगी आपकी, तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। विलियम कॉलिंस ने ये सारी रचनाएं नहीं लिखी हैं। इसके बाद ओड टू सिंप्लिसिटी, ओड टू इवनिंग और ओड टू पेशन आर सम फेमस वर्क्स ऑफ थॉमस ग्रे। ये बात भी गलत है, ये इन्होंने नहीं लिखी है, तो ये स्टेटमेंट भी अपना गलत हो जाएगा। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, पोएटिकल स्केचेस आर सम फेमस वर्क्स ऑफ विलियम ब्लेक। ठीक है, तो ये सारे विलियम ब्लेक के वर्क है, तो ये ठीक बात है। तो हम देख ले हैं यहाँ पर इनकरेक्ट वन कौन कौन से, तो ए बी और सी ये तीनों के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, ये अकेला ठीक है। ठीक है, ओड टू सिंप्लिसिटी, ओड टू इवनिंग जो है वो इनके वर्क नहीं थे थॉमस ग्रे के, तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो है वो ए बी और सी हो जाएंगे। इस स्लाइड को थोड़ा समय दे, अच्छे से इनको समझे। एक बार मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं, तो कि चलिए ठीक है, इसको ही आप इसी तरीके से पढ़िए, ज्यादा समझ में आएगा आपको। पढ़ लीजिए एक बार, थोड़ा सा समय देके इसको। ठीक है, विलियम कॉलिंस, जॉर्ज क्रेबल, इसके बाद बर्न्स का नाम भी याद करना आप, चार्ल्स बर्न्स जो है उनका भी नाम याद कर लेना। अच्छा ठीक है, ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं, विलियम कूपर है, ब्लैक हैं, थॉमस ग्रे हैं, ये कुछ प्री रोमांटिक्स के तौर पे जाने जाते हैं। द बार्ड, प्रोग्रेस ऑफ पोइजी एंड एलिजी रिटर्न ऑन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये सारी की सारी रचनाएं जो वो थॉमस ग्रे की हैं। सिंप्लिसिटी, इवनिंग, ये उनकी नहीं है। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, ये सारे के सारे विलियम ब्लैक के हैं, तो ये बात ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखना ये सारी की सारी रचनाएं आपके सामने आ जाती हैं इनकी प्री रोमांटिक्स की। हाँ, द जोली बेगर्स, स्कॉटिश डायलेक्ट, मैन वॉज मैड टू मॉर्न, ये चार्ल्स बर्न लिख दिया था मैंने वहां पे, ठीक है। ये रॉबर्ट बॉन्स की रचना है, ये चलिए इसको याद रखें आप लोग। द जोली बेगर, स्कॉटिश डायलेक्ट, मैन वॉज मैड टू मॉर्न, ये सारी इंपॉर्टेंट रचना है रॉबर्ट बर्न्स की। इसके बाद ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर, ये विलियम कूपर की है, ठीक है। करेक्ट मैच हमको पूछा है, या लिखना पड़ेगा बाद में ऑप्शन में। इनकरेक्ट, चलिए ठीक है, इनकरेक्ट निकालना है। ऑन द रिसीट ऑफ माई मदर्स पिक्चर, ये विलियम कूपर ने लिखा था, ठीक बात है। द डेजर्टेड विलेज और द ट्रैवलर, ये दोनों लिखा जॉर्ज इलियट ने, नहीं, ये दोनों लिखे हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, ये दोनों लिखे हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, इस बात को ध्यान रखें, ये जॉर्ज इलियट ने नहीं लिखे थे। इसके बाद द विलेज, द पेरिस रजिस्टर, टेल्स इन द वर्ड्स, ये सारे जॉर्ज क्रेबल ने लिखे थे, तो ये बात ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें हमने प्री रोमांटिक्स के बारे में देखी। इसके बाद कुछ और चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, जो एसेज के बारे में बात आती है, जो पीरियोडिकल एसेज लिखे गए थे। देखना, पीरियोडिकल एसेज के अंदर कोई बहुत ज्यादा चीजें है नहीं, आप जोसेफ एडिसन का नाम याद रखें और रिचर्ड स्टील का नाम याद रखें, और इनका जो पब्लिकेशन था, रिचर्ड स्टील का एक टेटलर, और उसके बाद इन दोनों ने कोलैबोरेट होकर लिखा था स्पेक्टेटर। इतनी बातें आप जो है उनको निश्चित तौर पे याद रखें, उनको भूले नहीं, फिर अगर आपका दिमाग आपको इजाजत देता है तो सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बोला है रिचर्ड स्टील, इन्होंने टेटलर लिखा था, ठीक है, अकेले ने टेटलर लिखा था, 1709 में पब्लिश होता था ये, ठीक है, 1709 में ये पब्लिश होता था। इसके बाद ये कुछ समय के बाद डिसकंटिन्यू हो गया। इसके बाद इन्होंने स्पेक्टेटर लिखा, जो 1711 में पब्लिश होना शुरू हुआ था, और ये इन्होंने कोलैबोरेट करके लिखा था जोसेफ एडिसन के साथ, तो ये बात ठीक है, ठीक है, ये बात ठीक है।
डॉक्टर जॉनसन, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखें। जॉनसन के बारे में इन्होंने भी कुछ एसेज लिखे थे, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट वर्क है इनके, क्योंकि हम एज ऑफ जॉनसन ही बोलते हैं तो इनको हम भूल नहीं सकते। एक तो द रैमलर और द आइडलर, ये दो रचनाएं हैं जॉनसन की, इनको भी याद रखें। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा था द बी, ठीक है, ये भी एसेइस्ट थे प्रमुख, और इन्होंने द सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, ये दो रचनाएं जो है वो भी लिखी थी। और जोसेफ एडिसन जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट एसेइस्ट है। यहाँ इनकी रचना इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हमने बोल दिया आगे, स्पेक्टेटर जो है वो इन्होंने इनके साथ कोलैबोरेट करके लिखा था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमको याद रखनी है एसेज के बारे में, जो जॉनसन, एज ऑफ जॉनसन के अंदर हम देखते हैं, और जो न्यू क्लासिकल एज के अंदर ही बेसिकली हम इनको देखते हैं, क्योंकि वहां पर जो आपके सामने जॉनसन तो बात की है, लेकिन रिचर्ड स्टील और वो जो है वो ऑगस्टन एज के अंदर ही हमको देखने को मिल जाते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोज सैटायर्स इन द 18th सेंचुरी। देखना, इसको पहले अंडरलाइन कर लें। प्रोज सैटायर्स के बारे में कुछ चीजें याद रखें इन द 18th सेंचुरी एंड आइडेंटिफाई इनकरेक्ट वन, ठीक है। इन दिस एरा सैटायर वाज नॉट मच पॉपुलर। सर ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सैटायर इनपॉपुलर था ऐसा नहीं था, सैटायर पॉपुलर था। जोनाथन स्विफ्ट इज रिगार्डेड एज प्रिंस अमंग इंग्लिश सैटायर, ये बात ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट को इंग्लिश सैटायर का प्रिंस कहा जाता है। हिज मेन वर्क्स इंक्लूड द टेल ऑफ टब, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्क है। द बैटल ऑफ बुक्स, ये भी याद रखें। इसके बाद द गुलिवर्स ट्रैवल्स, ये भी याद रखें। जोनाथन स्विफ्ट यूज्ड आयरनी एज हिज वेपन्स, अपने मोस्ट ऑफ वर्क के अंदर सबसे ज्यादा उन्होंने यूज किया आयरनी का। आयरनी क्या होती है तो आप फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के अंदर जाकर देख सकते हैं, वहां पे हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ये वाला, ठीक है। जोनाथन स्विफ्ट के बारे में एक बात कही जाती है, जिस एरा के अंदर लिख रहे थे वो उनका राइवल, देयर वर फ्यू राइवल्स ऑफ हिम एंड नो सुपीरियर ऑफ हिम, मतलब उनके कोई भी राइवल नहीं थे, उनके स्तर का कोई लिख नहीं पाते थे, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा, उनसे सुपीरियर तो कोई भी नहीं था। फ्यू राइवल्स मतलब बहुत न के बराबर, ये फ्यू हम जानते हैं नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। रीड द गिवन स्टेटमेंट अबाउट 18th सेंचुरी नॉवेल्स, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स की बात भी हम कर लेंगे यहाँ पे। एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। द फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स फॉर मेजर फिगर्स, बिल्कुल ठीक बात है, अमंग द नॉवेलिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी नॉवेल्स। ये चारों नाम हैं, बिल्कुल इनको अभी 1 मिनट का मैं 30 सेकंड का समय दूंगा, ज्यादा हो जाएगा 1 मिनट, तो इनको याद रखें। टोबियस स्मॉलेट, लॉरेंस स्टर्न और हेनरी फील्डिंग आर नोन एज द फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल। इनको आप एक बार याद करें, फिर हम आगे आते हैं। इन चारों का नाम अच्छे से याद कर ले, 30 सेकंड का समय आपके पास। सैमुअल रिचर्डसन, टोबियस स्मॉलेट, लॉरेंस स्टर्न और हेनरी फील्डिंग। Samuel Richardson, Tobias Smollett, Lawrence Stern and Henry Fielding. These four now are known as the four wheels of novels. Henry Fielding is known as the father of English novels. बहुत important statement. Henry Fielding को हम क्या बोलते हैं? The father of English novels. ये नहीं बोल सकते आप, ठीक है, इसको याद रखना ही है। जोसेफ एंड्रयूज, एमिलिया, टॉम जोन्स, जोनाथन वाइल्ड, ये 4 रचनाएं हैं। जोसेफ एंड्रयूज, एमिलिया, 4 नॉवेल्स हैं ये, टॉमस जोन्स हैं और उसके बाद जोनाथन वाइल्ड, ये चारों सब फेमस नॉवेल्स हैं। ये टोबियस स्मॉलेट की नहीं है, ये रचनाएं जो हैं वो हैं हेनरी फील्डिंग की। ये रचनाएं किसकी हैं? सारी की सारी हेनरी फील्डिंग की। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको निकालना था, तो हम ये निकाल चुके हैं। ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इसका आंसर हो जाएगा आपके, ठीक है। हेनरी फील्डिंग जो है वो उसके राइटर हैं। 17 नंबर पे आ चुके हैं स्लाइड पे। इसके बाद हमारी 2 ही स्लाइड बाकी हैं, तो बहुत जल्दी हम न्यू क्लासिकल एज को कंप्लीट करने वाले हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, इनमें इनकरेक्ट मैच को ढूंढना है। पामेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड, इंपॉर्टेंट रचना है सैमुअल रिचर्डसन की, बिल्कुल याद रखें इसको। पामेला और वर्च्यू रिवॉर्डेड। क्लेरिजा और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, ये सैमुअल रिचर्डसन की रचनाएं हैं, बिल्कुल ठीक बात है। रॉड्रिक रैंडम, द हम्फ्री, द एडवेंचर ऑफ फर्डिनेंड, ये रचनाएं हैं हेनरी फील्डिंग की। जी नहीं, ये रचनाएं जो हैं वो हो जाती है आपकी टोबियस स्मॉलेट की। ट्रिस्टम सैंडी, सेंटिमेंटल जर्नी टू फ्रांस एंड इटली, ये दोनों रचनाएं लॉरेंस स्टर्न की, तो ये बात ठीक है। इसके बाद टॉम जोन्स, जोसेफ एंड्रयूज, ये सारी रचनाएं होगी हेनरी फील्डिंग की। अभी पिछली स्लाइड के ऊपर भी हमने इसकी बात करी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 18th सेंचुरी ड्रामेटिस्ट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। हमने प्रोज की बात कर ली, हमने पोएट्री की बात कर ली, हमने नॉवेल्स की बात कर ली, इसके बाद हमने जो सटायर्स हैं उनके ऊपर भी बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं ड्रामेटिस्ट पे, और ड्रामेटिस्ट के ऊपर बात करने के साथ ही आपका जो न्यू क्लासिकल एज जो है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स कवर हो गए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कवर हो गए, कौन सा राइटर कौन सी एज से बिलोंग करता है, प्री रोमांटिक्स की बात कर ली, इससे ज्यादा है ही क्या इसके अंदर न्यू क्लासिकल एज के अंदर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें, मैं ऐसा खैर 100% तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि जो बच्चा इन क्लास को बहुत अच्छे से देख के चला गया, हमने जिस तरीके से रेनेसा, जैकबियन, मेटाफिजिकल और इन एजेस को कंप्लीट किया है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि मोटा मोटी जितनी भी जानकारियां एक पर्टिकुलर एज से बनती हैं, उनको इस तरीके से हमने क्वेश्चन की फ्रेम में डिजाइन किया है कि सारे फैक्ट्स आपके कुछ चंद क्वेश्चन में आपके कवर हो जाए। तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, इनको मिस ना करें। आप पूरे यूट्यूब को खंगाल के देख लेंगे तो भी आप नहीं पाएंगे कहीं पर कि इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि इन क्वेश्चन को बनाने के अंदर जितनी मेहनत लगती है आप वो भी नहीं सोच पाएंगे ना, क्योंकि 4 से 5 घंटे मैं खुद बैठता हूं, क्योंकि अलग अलग सोर्सेस से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ती है जब हम कोई चीज एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इससे पहले आपको तो ये लेक्चर यहाँ दिख रहा है, लेकिन उससे पहले मेरी काफी तैयारी हो जाती है, तब जाके इन सारी चीजों को मैं लेकर आता हूँ। एंड आई डोंट वांट दैट एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी मिस्ड फ्रॉम योर दिस प्रेजेंटेशन। इस क्लास के प्रेजेंटेशन से आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं हो, और मैं कभी नहीं चाहूंगा ये सारी चीजें, इसलिए सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मैं लेकर आता हूं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 18th सेंचुरी ड्रामेटिस्ट। अब देखना है इसमें ड्रामेटिस्ट में कौन कौन है। तो रिचर्ड स्टील जो है वो एसेइस्ट भी थे, साथ ही में उन्होंने ड्रामाज जो है वो भी लिखे हैं। ओलिवर गोल्ड स्मिथ बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट है। इसके बाद आरबी शेरिडन, इनको तो जानते ही हैं वैसे हम, और सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक बात है। द फ्यूनरल, द टेंडर हस्बैंड, द कंसियस लवर्स एंड द मेजर आर मेजर ड्रामास बाय रिचर्ड स्टील, ये ठीक बात है। इनके रिचर्ड स्टील के ड्रामास को याद रखें आप लोग यहाँ पे, सॉरी, हाँ जी, ये द फ्यूनरल, इसके बाद द टेंडर हस्बैंड, इसके बाद द कंसियस लवर्स, ये सारी रचनाएं जो हैं वो किनकी हैं, रिचर्ड स्टील की है, इनको याद रखें। द गुड नेचुरल मैन, द मिस्टेक ऑफ ए नाइट, सी स्टूप्स टू कॉन्कर आर पेन्ड बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ। इन्होंने क्या पूछा है हमको, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इनकरेक्ट हमको निकालना है। हाँ ठीक है, ये तो यहाँ पे हमने देख लिया, स्टूप्स टू कॉन्कर ये बात ठीक है, मिस्टेक ऑफ ए नाइट ये बात भी ठीक है, और शी द गुड नेचुरल मैन, ये सारी रचनाएं जो हैं वो हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ की। ये ओलिवर का स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लें, ओलिवर गोल्ड स्मिथ की रचना है, तो ये बात भी ठीक है। इसके बाद द स्कूल फॉर स्कैंडल और द राइवल्स एंड द क्रिटिक आर रिटन बाय हॉरेस वॉलपोली, जी नहीं, गलत बात है। हॉरेस वॉलपोली ने तो लिखा था द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ये जो रचनाएं लिखी हैं वो आरबी शेरिडन की रचनाएं हैं। ठीक है, आरबी शेरिडन की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको आप याद रखें, बिल्कुल भूले नहीं। ठीक है, इसके बाद इन 3 फैक्ट्स को भी आप याद रखें। लास्ट स्लाइड है आपकी आज की, जिसके अंदर आपका पूरा न्यू क्लासिकल एज अभी वाइंड अप हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर जॉनसन आर ट्रू। डॉक्टर जॉनसन जिनकी बात कर रहे हैं हम, एज ऑफ सेंसिबिलिटी को एज ऑफ जॉनसन ही कहा जाता है, जो आपके न्यू क्लासिकल एज का एक सब पार्ट है। इसमें हम देखते हैं जॉनसन के बारे में, जॉनसन वॉज अ ग्रेट लिटरेरी क्रिटिक ऑफ द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत ज्यादा इन्होंने अलग अलग राइटर्स के बारे में कोटेशन, अलग अलग रचनाओं के बारे में अपनी बात जो है वो कही है। बेसिकली क्रिटिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसको आलोचक ना समझे, क्रिटिक का अर्थ होता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर समालोचक। समालोचक का अर्थ होता है भाई आपने कोई एक रचना पढ़ी तो उसके बारे में कोई अच्छी चीज है वो भी आप बताओगे, और कहीं पर कोई कमी है वो भी बताओगे। तो ये क्रिटिक्स लिखने का काम जो है वो सैमुअल जॉनसन ने बहुत अच्छे तरीके से किया, इसलिए इनको एक बहुत ग्रेट क्रिटिक तौर पे माना जाता है। तो ये बात ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक थे ये, स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लेना उसकी क्रिटिक की, यहाँ पे अलग बार 2 बार यहाँ पे हम देख रहे हैं वो सीसी आ जाता है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1750 से 98, आल्सो नोन एज द एज ऑफ जॉनसन, ये बात ठीक है। इसके बाद ये इनकी इंपॉर्टेंट वर्क है, इन्होंने लिखा है प्रीफेस टू डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीफेस टू द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखोगे लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ये पूरा यहां तक है, सॉरी पूरा ये यहां तक हो जाएगा आपका, ठीक है, ये यहां तक। इसके बाद है प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये बात भी ठीक है, ये भी इन्होंने लिखा था सैमुअल जॉनसन ने। एंड लाइव्स ऑफ द पोएट्स, इनके अंदर इन्होंने बहुत सारी जानकारियां दे रखी हैं, तो ये ऑल आर करेक्ट, ये सारी की सारी बातें जॉनसन के बारे में ठीक हो जाएंगी। तो साथियों ये हमारा आज का लेक्चर था, जहां पर हमने न्यू क्लासिकल एज को कुछ क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करी है।
और मेरा ये प्रयास रहा है कि चंद मिनटों के अंदर इस पूरी एज को, क्योंकि मेन बात यह है कि हम पढ़ते जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि क्वेश्चन किस तरीके का बन सकता है और क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने ये प्रयास किया है इस लेक्चर के अंदर आपके लिए उसी तरीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने तो कोशिश करी है एक क्वेश्चन के अंदर 5 से 10 जानकारियों को अपन शामिल कर दें। वहां ऐसा नहीं होगा, वहां स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो लिटरेचर के आपको पूछे जाएंगे। आप देखोगे अगर आपकी तैयारी इस स्तर की है तो वहां वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगे, और निश्चित तौर पर ही ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अंतिम समय के अंदर आपकी जो रिवीजन की यात्रा चल रही है उसके अंदर कुछ कदम मैं भी आपके साथ चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये प्रयास अगर आपको अच्छे लगते हैं तो निश्चित तौर पर ही आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे लेक्चर्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे हम आगे और भी अच्छे काम करने के लिए और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आने के लिए प्रेरित हो सके। सो आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच।